Hey everyone, welcome back to another video. Today we will talk about Scandinavian realism. तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, let me show you. हम कर रहे थे रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस के 5 स्कूल होते हैं, उनमें से हमारा लास्ट स्कूल जो बचा है वो बचा है रियलिस्ट स्कूल. अब रियलिस्ट स्कूल में जो है 2 पार्ट्स में हम पढ़ते हैं अबाउट जूरिस्ट एंड देयर आर 2 वेरी स्पेसिफिक अप्रोचेस. एक है हमारा अमेरिकन रियलिज्म और एक दूसरा है हमारा स्कैंडिनेवियन रियलिज्म. अभी आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, ये जो है ये यूएस में ओरिजिनेट हुआ था, अमेरिका में. ये स्कैंडिनेवियन है, ये स्वीडन में हुआ था. ठीक है, दिस इज़ रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. रियलिज्म दोनों ही हैं, एक अमेरिका में आया था ये जो मूवमेंट है, ये दूसरा वाला जो आया था ये स्वीडन में आया था. तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं. तो रियलिस्ट स्कूल है सबसे पहले. रियलिस्ट स्कूल के अंदर 2 पार्ट हैं, एक अमेरिकन है एक स्कैंडिनेवियन है. हमने अमेरिकन रियलिज्म की बात ऑलरेडी कर ली है इन द प्रीवियस वीडियो. अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो आप एक बार देख लेना, इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट वीडियो ऑल्सो. Now let's move forward to the Scandinavian realism. यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि Scandinavian realism होता क्या है, उससे आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा. फिर उसके बाद हम उसके 2-3 जो है जूरिस्ट के बारे में भी पढ़ लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं Scandinavian realism की, what it is. यहाँ पे फोकस करो ज़रा. Realist movement in Sweden. Scandinavian realism is metaphysical skeptic. Scandinavian realists discard from law all a priori notions of natural law, abstract conceptions and idealism. ठीक है, okay, so what does it say? But an idealism because they all were purely theoretical percepts without any practical utility. चलो अब इसको समझते हैं. ठीक है, वो क्या बोल रहा है. तो हमने पढ़ लिया है वो क्या बोल रहा है. वो सबसे पहले एक बात याद रखना, स्कैंडिनेवियन रियलिज्म जो है वो स्वीडन में ओरिजिनेट हुआ है, तो उसकी जो ज्योग्राफिकल रीच है वो स्वीडन रही है. ठीक है, स्वीडन जो है वहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ है. अब आगे बात करते हैं तो इट इज़ मेटाफिजिकल स्केप्टिक. नाउ व्हाट डज दिस वर्ड मेटाफिजिकल स्केप्टिक मीन्स. तो हम लोग जो है पहले इस वर्ड को समझते हैं, मेटाफिजिकल स्केप्टिक. और ये समझना थोड़ा सा कि ये जो हमारा स्कैंडिनेवियन रियलिज्म है, ये बेसिकली स्कैंडिनेवियन रियलिज्म जो है वो रियल चीज़ों के बारे में बात करता है. ठीक है, अब इसका नाम रियलिज्म है तो ऑब्वियसली रियल चीज़ों के बारे में बात करेगा, और जो फालतू के कॉन्सेप्ट जो है नेचुरल स्कूल ने बना के रखे हैं उनको ये रिजेक्ट कर देता है. ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी हम समझते हैं. पहले समझ लो व्हाट इज़ मेटाफिजिकल स्केप्टिक. अब यहाँ पे हमारे 2 वर्ड्स हैं. पहला है मेटाफिजिकल. मेटाफिजिकल मतलब कोई भी चीज़ जो कि फिलोसफिकल है. ठीक है, कोई भी चीज़ जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द रियल वर्ल्ड. ठीक है, आउट ऑफ रियल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल ले लो समझने के लिए यूनिकॉर्न्स. पता है ना यूनिकॉर्न क्या होता है? वो एक इट्स अ हॉर्स विद अ हॉर्न. ठीक है, वो यूनिकॉर्न होता है, तो समझ लो यूनिकॉर्न रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते. ठीक है, या फिर आप ले सकते हो फेरीज. फॉर एग्जांपल आप फेरीज ले लो, गार्डन फेरीज. क्या फेरीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती. तो ये सब चीज़ें जो है वो मेटाफिजिकल है. अब आप लॉ के तरीके से देखोगे तो लॉ में फेरीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऐसे एस्पेक्ट की बात हो रही है लॉ की जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती और जिसके बारे में नेचुरल स्कूल डिस्कस कर रहा था, या नेचुरल लॉ जो है वो डिस्कस करता है. तो हम यहाँ पे फेरीज और यूनिकॉर्न्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लॉ को इस तरीके से ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, ऐसे तरीके से समझने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं कि जो रियल में आप अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब आप लॉ को ऐसे इंटरप्रेट करो ही मत जिस तरीके से आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई ना कर पाओ. रियल लाइफ क्या हो गया? कोर्ट हो गए, केसेस हो गए. रियल लाइफ वो हो गई जिसमें हमारे पास एक केस आ रहा है, हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर उस केस की चार्जशीट बन रही है. ये रियल लाइफ है, राइट. तो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन रियलिज्म क्या बोलता है कि हम लोग रियल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, हम लोग कोई भी फेक चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे इन रिगार्ड्स टू लॉ. लॉ को हम जो है रियल लाइफ में अप्लाई कर सके इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, और ना कि हम ऐसी कोई भी चीज़ लेके आएंगे जिसको हम रियल लाइफ में यूज़ ना कर सकें. ओके, जैसे कि नेचुरल लॉ स्कूल अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नेचुरल लॉ स्कूल किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है. नेचुरल लॉ स्कूल ये बोलता है कि जो लॉ है वो नेचर से आया है, लॉ जो है वो डिवाइन रूप से आया है. मतलब कोई एनीथिंग दैट्स डिवाइन, एनीथिंग दैट्स आउट ऑफ दिस टेरिटरी. मतलब नेचुरल स्कूल क्या बोल रहा है कि स्टेट लॉ लेके नहीं आया है,
स्टेट को वो मानते नहीं हैं, वो सॉवरेन को नहीं मानते, मतलब कि उनको ये लगता ही नहीं है कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? नेचुरल स्कूल की, ठीक है। और अपना इसी को हम मेटाफिजिकल बोलते हैं, लॉ के तरीके से, यही मेटाफिजिकल है। क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई असलियत में जो है स्टेट ही लॉ बनाता है, असलियत में सॉवरेन ही लॉ बनाता है। बट नेचुरल स्कूल यहाँ पे क्या लेके आता है अपना, बोलता है कि ये नेचर से आता है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो हमारा रियलिज्म क्या बात कर रहा है कि भाई रियल चीज़ों पे बात करो, जो एक्चुअल में हो रही हैं लॉ से रिलेटेड, उन चीज़ों के बारे में बात करो, ना कि उन चीज़ों के जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि कोई भी डिवाइन, नॉट डिवाइन, कोई भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ फिलोसफिकल बातों में आप बात देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया फेरीज, राइट, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ओके, लाइक मैजिक, ओके, वो सब नहीं एग्जिस्ट करता रियल लाइफ में। तो स्कैंडिनेवियन रियलिज्म जो है मेटाफिजिकल, अब स्केप्टिक का जो ये मतलब है, स्केप्टिक, ओ माय गॉड, व्हाई एम आई स्पेलिंग इट सो रॉन्ग, स्केप्टिक, ओके, सो दिस स्केप्टिक है, इसका मतलब होता है डाउट। मतलब कि ये लोग जो हैं सारी फिलोसफिकल, सारी अनरियल चीज़ों पे डाउट करते हैं, मतलब इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको नहीं मानते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे पहली चीज़ स्कैंडिनेवियन रियलिज्म ये बोलता है, क्या कोई भी आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस अगर आपको हो रहा है इन रिस्पेक्ट टू लॉ, या कोई भी आउट ऑफ वर्ल्ड आप नोशन रख रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, दैट वी विल रिजेक्ट, हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे रियल लाइफ में। तो स्कैंडिनेवियन रियलिज्म इसके बारे में बात करते हैं। देखो आप बहुत ईजिली समझ जाना कि रियलिज्म किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। रियलिज्म का मतलब ही क्या है? रियलिटी। तो वो रियलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है रादर देन द नेचुरल लॉ स्कूल के एस्पेक्ट। नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में जो वो बात, नेचुरल लॉ स्कूल जो बात करता है उसको कोई लेना देना नहीं है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्टफ से, वो बात करता है रियलिटी के बारे में, रियलिटी में कैसे लॉ इंटरप्रेट होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे समझ लिए कि मेटाफिजिकल स्केप्टिक क्या है ना, रियलिज्म किस चीज़ के बारे में बात करता है, रियलिटी के बारे में बात करता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं रियलिस्ट डिस्कार्ड फ्रॉम लॉ ऑल ए प्रायरी नोशंस ऑफ नेचुरल लॉ, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शंस एंड आइडियलिज्म, है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो कुछ भी रियल नहीं है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ख्याली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ख्याली पुलाव बनाना अपने मन में, डे ड्रीमिंग करना, जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती उसको सोचना, दिस इज़ व्हाट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन मीन्स। बट अगर आप लॉ में देखो तो ये बोल रहे हैं, रियलिस्ट बोल रहे हैं कि जितने भी ए प्रायरी नोशंस का मतलब क्या होता है? तो ए प्रायरी का मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बिना किसी प्रूफ के बिलीव कर देते हो कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है। फिर वही बात हो गई फेरीज वाली, है ना। फेरीज किसी ने देखी नहीं है एंड वी डोंट थिंक दैट इट्स रियल, बट एट द सेम टाइम हम उसको रियल मान लेते हैं। तो वैसे ही तो जितने भी ए प्रायरी नोशंस है, ए प्रायरी नोशंस मतलब जिनका कोई प्रूफ नहीं है। क्या नहीं है? प्रूफ नहीं है। प्रूफ लेके आओ किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ऐसे कोई भी बात जिसका प्रूफ नहीं है उसको रियलिस्ट कर देते हैं रिजेक्ट, कि अगर आप कोई बात कर रहे हो तो उस बात का कोई बेसिस होना चाहिए, उस बात की कोई फाउंडेशन होनी चाहिए, उस बात का कोई प्रूफ होना चाहिए, ओके। जैसे कि जो हमारा लॉ है वो एविडेंस पे चलता है, प्रूफ पे चलता है, वैसे ही रियलिस्ट बोल रहे हैं कि जितने भी प्रूफलेस या जितने भी बिना किसी वजूद की चीज़ें हैं उन सबको हम रिजेक्ट करते हैं, स्पेशली नेचुरल लॉ से रिलेटेड जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं वो सब, बिकॉज दे ऑल आर प्योरली थ्योरेटिकल परसेप्ट्स विदाउट एनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी। अब क्यों हम इनको रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें ना सिर्फ सोचने में, समझने में और बिलीव करने में काम आ सकते हैं। क्या आप फेरीज बोल रही हूँ मैं, क्या आप फेरीज से रोज़ का काम करवा सकते हो? आप फेरीज को बोल सकते हो कि ये वाला केस रजिस्टर कर दो? नहीं, राइट। आप ये सब चीज़ें सिर्फ सोच सकते हो, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती कभी भी। ये सिर्फ किसी इंसान के माइंड में एग्जिस्ट कर सकती है, उसकी थॉट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। इसलिए ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी कैसे है? थ्योरी वो है जो आप 5 ईयर्स अपने LLB, BLLB, BBLLB के कोर्स में पढ़ते हो, ये थ्योरी है लॉ की। फिर 5 साल के बाद जब आप लॉयर बनते हो, यू प्रैक्टिस लॉ, या तो फिर आप जज बनते हो, तो उसमें जो आप प्रैक्टिस करते हो उसको हम प्रैक्टिकल यूज़ बोलते हैं लॉ का। पर ये लोग बोलते हैं कि ये फालतू की चीज़ें जो आप सोचते हो बिना किसी प्रूफ के, ये कोई प्रैक्टिकल काम में यूज़ नहीं आ सकती, ये सिर्फ थ्योरी है, इसको आप सिर्फ सोच सकते हो या लिख सकते हो, राइट। नेचुरल लॉ में भी जो भी बातें बोली गई हैं वो सिर्फ थ्योरी है, एंड
इट हैज़ नो प्रैक्टिकल यूज़। दैट्स वाई हमारे रियलिस्ट बोलते हैं कि हम रियल बातों पे, रियल कॉन्सेप्ट्स में बात करेंगे जो एक्चुअल में लॉ की डेवलपमेंट करे, एक्चुअली लॉ में यूज़ हो सके। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि फालतू का बनाया हो, अपने मनगढ़ंत कहानियों से बनाया हो, कोई भी सुपरस्टिशियस चीज़ें हो, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उनको हम करेंगे रिजेक्ट। यही हमारा स्कैंडिनेवियन रियलिज्म बोलता है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज व्हाट द स्कैंडिनेवियन रियलिज्म स्टैंड्स फॉर। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में कॉन्सेप्ट समझना, जूरिस्ट की बात समझना और वो स्कूल क्या बोलना चाह रहा है आपसे वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस प्रोसीजरल लॉ तो नहीं है कि मैं आपको प्रोसीजर बता दूँ स्टेप बाय स्टेप कि ये होता है, ऐसे एफआईआर रजिस्टर होती है, फिर उसका ये होता है, ये वैसा नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस में आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के उस स्कूल की बात समझनी पड़ेगी। आप समझ लो कि वो जो जूरिस्ट और स्कूल है वो कोई फ्रेंड है जो आप अपने व्यूज़ बता रहा है आपको, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा स्कैंडिनेवियन रियलिज्म दोस्त जो है, फ्रेंड जो है, वो हमको यही बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द जूरिस्ट। जूरिस्ट की बात करें तो सबसे पहला जूरिस्ट है हमारा एक्सेल हेगरस्टोम। नाउ एक्सेल हेगरस्टोम जो है कंसिडर्ड किया जाता है एज फाउंडिंग फादर ऑफ रियलिस्ट मूवमेंट इन स्वीडन। स्वीडन में रियलिस्ट मूवमेंट का फाउंडिंग फादर कौन है? एक्सेल हेगरस्टोम है। इसने रियलिस्ट स्कूल को वहाँ पे जो है फाउंड किया है। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी पढ़ाता था and he rejected the notions of right and duty relationship, theory of legal obligations because it did not have any objective basis। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि he rejected the notions of right and duty। right and duty पता है क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ। right and duty का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, एक्सक्यूज़ माई राइटिंग, पता नहीं क्यों आई एम राइटिंग लाइक दिस। इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि जहाँ पे राइट होता है वहाँ पे आपके पास एक ड्यूटी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है। इसको इसने रिजेक्ट किया, किसने? एक्सेल हेगरस्टोम ने। क्या है राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? होती है ना, ठीक है। तो यही है, राइट और ड्यूटी जो है वो साथ साथ चलते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है राइट और ड्यूटी का। इसको उसने किसने रिजेक्ट किया? एक्सेल हेगरस्टोम ने। ही रिजेक्टेड द नोशंस ऑफ राइट एंड ड्यूटी रिलेशनशिप, कि जहाँ राइट है वहाँ ड्यूटी भी आएगी, ये इसने रिजेक्ट किया। एंड थ्योरी ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव बेसिस। क्यों इसको रिजेक्ट किया इसने? रिजेक्ट करने का इसका रीज़न ये था कि इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव बेसिस नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई भी गोल ओरिएंटेड थ्योरी नहीं है। ये गोल ओरिएंटेड मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है इस थ्योरी का। ये थ्योरी क्या ही पर्पस सर्व करती? कोई पर्पस सर्व नहीं करती ये थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव इन हिज लाइफ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका गोल, है ना। तो वो बोल रहा है कि इस थ्योरी का कोई गोल नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्टिव पर्पस सर्व नहीं कर रही है, एंड इसलिए इसने ये थ्योरी को रिजेक्ट किया। पहली चीज़ उसने ये बोली। दूसरा, he said he also denounced notions of good and bad as they simply represent the subjective attitude of approbation and disapprobation towards certain facts and situations। अब next वो बोलता है, next उसने क्या बोला? उसने बात की कि कुछ भी सही नहीं है या कुछ भी गलत नहीं है। कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। कितनी डीप बात लगी मुझे ये। दिस इज़ वेरी 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 डीप। जब आप बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल स्पिरिचुअल बात करते हो ना, तब आप यही बात करते हो कि कोई भी चीज़ आप लाइफ में कर रहे हो वो सही नहीं है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो वो गलत नहीं है। यही बात बोली एक्सेल हेगरस्टोम ने। क्यों इसने डिनाउंस किया सही और गलत का, कि मैं अगर सुबह उठ के जो है पढ़ाई कर रही हूँ, जो कि मेरा काम है, तो मैं वो सही कर रही हूँ, पर अगर मैं सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर रही हूँ और मैं कुछ इधर उधर के काम करने लग जाती हूँ तो वो गलत है। नहीं, वो बोलता है कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। क्यों उसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया? क्योंकि इसने रिजेक्ट किया ये बोल के कि ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्टिव एटीट्यूड। सब्जेक्टिव एटीट्यूड कैसे हो सकता है? कि कोई चीज़ जो मेरे को सही लगती है, कोई भी चीज़ जो मुझे सही लगती है वो दूसरे इंसान के लिए सही नहीं होगी, या मे बी वो दूसरे इंसान के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे लिए सुबह उठना जो है वो सही है कि अगर मैं सुबह जो है 6 बजे या 7 बजे मैं उठ जाती हूँ, देन इट्स अ गुड थिंग, वो मेरे लिए अच्छी चीज़ है। पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूसरा इंसान है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वो होता है ना, नाइट वॉचमैन है,
जो अपनी ड्यूटी करके आया है पूरी रात भर, उसको सुबह 6-7 बजे उठना, जो रात भर रात के 12 बजे 2 बजे तक अपनी ड्यूटी करके आया, क्या उसके लिए 6 या 7 बजे उठना सही चीज़ है? क्या उसके लिए है? नहीं है। तो ये बोलता है कि ये जो थ्योरी है ना कि ये चीज़ हमेशा सही ही होगी और ये चीज़ हमेशा गलत ही होगी, तो ये जो थ्योरी है ना ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये लोगों के हिसाब से अप्लाई होनी चाहिए। मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं रात को टाइम से सो जाती हूँ, मैं 11 बजे सो जाती हूँ तो मैं सुबह 6 बजे उठ सकती हूँ। कोई वॉचमैन जो रात को अपनी ड्यूटी कर रहा है वो उसके लिए 6-7 बजे उठना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर चीज़ सही नहीं होती, हर चीज़ गलत नहीं होती। हर किसी इंसान के लिए सही और गलत चीज़ें अलग अलग तरीके से जो है मेजर की जाती हैं, यही इसने बोला। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट की बात हो रही है, पहले उसने बात की ऑब्जेक्टिव बेसिस की कि वो क्या पर्पस और क्या वो सर्व कर रहा है, दूसरी उसने बात की सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव में मतलब कि हर इंसान के लिए सही और गलत की जो डेफिनेशन है वो अलग है, सही और गलत की जो स्टेप्स हैं, रूल हैं वो अलग है। इसलिए ये नोशन ऑफ बैड एंड गुड जो है वो रिजेक्ट करता है। सर्टन फैक्ट्स एंड सिचुएशंस, है ना, सिचुएशन कुछ हो सकती है लोगों के जो काम करने के तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं, तो उसकी वजह से इट इज़ सब्जेक्टिव टू दीज थिंग्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा सेकंड जूरिस्ट है कार्ल ओलिवर क्रोना। इसका बस हमको यही पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस इतना देख लेना कि इसको हम फाउंडिंग फादर बोलते हैं स्कैंडिनेवियन रियलिज्म की। ये था प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी एंड उसके बाद उसने 2 चीज़ें रिजेक्ट की थी। पहले उसने राइट ड्यूटी का रिलेशनशिप रिजेक्ट किया क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव बेसिस सर्व नहीं करता। दूसरा उसने रिजेक्ट किया गुड और बैड का। बस ये याद रखना, राइट एंड ड्यूटी ऑब्जेक्टिव बेसिस के कारण, गुड और बैड सब्जेक्टिव एटीट्यूड टूवर्ड सर्टेन फैक्ट्स एंड सिचुएशन के कारण। बस इतना याद रखना, हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कार्ल ओलिवर क्रोना। ही एम्फसाइज्ड द स्टडी ऑफ लॉ एज अ सोशल फैक्ट। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सोशल फैक्ट्स। अब ये क्या बोलता है कि लॉ जो है वो एक सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट क्या होता है? सोशल इज़ मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी, ठीक है, समथिंग सोशल जो है वो एक एडजेक्टिव है जो सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो बोलता है कि फैक्ट मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमेशा सही हो, है ना, ऐसी कोई चीज़ जो एकदम ट्रू हो हर सर्कमस्टेंस में, उसको हम फैक्ट बोलते हैं। जैसे कि सूरज का रोज़ उगना, सूरज का रोज़ राइज करना, या फिर धरती का सूरज के आसपास या फिर सूरज के गोल गोल घूमना, ये फैक्ट है ना। तो ओलिवर क्रोना भी यही बोलता है कि जो लॉ है वो कुछ भी नहीं है बट सोसाइटी के फैक्ट्स हैं। सोसाइटी के फैक्ट्स मतलब कि ऐसी सोशल चीज़ें जो होनी ही चाहिए, मतलब कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि लॉ ये वो फैक्ट है सोसाइटी का। अगर आप सोसाइटी में कोई भी गलत काम कर रहे हो तो आपको सज़ा मिलेगी, ये ऐसा एक फैक्ट है और कुछ नहीं है लॉ, अकॉर्डिंग टू कार्ल ओलिवर क्रोना। He rejected the view that laws are command. He rejected the view that laws are command or expression of will of state, and argued that they are independent imperatives issued by constitutional agencies of state. पहली चीज़ उसने क्या रिजेक्ट की? आते ही उसने सबसे पहले बोला कि जो लॉ है वो क्या है, एक सोशल फैक्ट है। आते ही उसने ये बात बोली। दूसरा उसने क्या किया? दूसरा उसने रिजेक्ट किया कि लॉ जो है वो किससे आया है, स्टेट से आया। इसने भी यही बात बोली कि जो लॉ है वो स्टेट से नहीं आया है, ठीक है, इसने रिजेक्ट किया, नहीं आया स्टेट से। दूसरा उसने क्या बोला कि एंड आर्ग्यूड दैट दे आर इंडिपेंडेंट इम्पेरेटिव्स इशूड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज ऑफ स्टेट। स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज के द्वारा इशूड किया गया है ये लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हो उसी एजेंसी के द्वारा जो है लॉ बनाया गया है। दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट इम्पेरेटिव बोला इसने। लॉ इज़ अ इंडिपेंडेंट इम्पेरेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज ऑफ स्टेट। वैसे ना इसने बहुत स्टूपिड बात बोली है, क्योंकि आप देखो कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी ही पार्लियामेंट होती है, राइट। मतलब स्टेट जो है इट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज़ है वो क्या है, वो पार्लियामेंट है। आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट बना है, पार्लियामेंट किसके अंडर बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना है,
हमारा लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही बना है। तो ये जो बात बोल रहा है कि स्टेट ने नहीं बनाया है बट कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज़ ने बनाया है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, क्योंकि स्टेट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज़ आती है हमारी। कौन कौन सी? हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा लेजिस्लेचर, हमारा जुडिशरी, ये 3 एजेंसी ही स्टेट के अंदर आती है और ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनी है। तो ऑलमोस्ट सेम ही बात बोल रहा है ये, अपने ही रिजेक्ट की हुई चीज़ को दोबारा से ये रिअफर्म करके बोल रहा है। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि लॉ इज़ इंडिपेंडेंट इम्पेरेटिव दैट्स फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज। ओके, नेक्स्ट वो क्या बोलता है? फॉर हिम देयर इज़ नो सच थिंग एज बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ, इट्स अ मिथ। इन हिज ओपिनियन नोशन ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ ओनली एग्जिस्ट इन माइंड ऑफ अ पर्सन बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर। फिर उसके बाद बाइंडिंग फोर्स ऑफ जो लॉ है वो बोलता है कि वो एक मिथ है, ठीक है, मतलब कोई रियलिटी नहीं है। बाइंडिंग फोर्स लॉ का बोलता है कि लॉ के पास कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होता है। लॉ डज नॉट हैव एनी बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। व्हाट डज ही सेइंग कि लॉ के पास कोई बाइंडिंग फोर्स मतलब बाइंडिंग फोर्स वो होता है जिसके थ्रू आप लॉ को फॉलो करते हो, है ना। लॉ को फॉलो करने वाला जो फोर्स है वो बाइंडिंग फोर्स है कि ये लॉ है और आप इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि लॉ के पास कोई भी बाइंडिंग फोर्स है नहीं, बट लॉ लोग सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से फॉलो करते हैं। किस लिए फॉलो करते हैं? साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है? साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब मेंटल प्रेशर, कि अगर मैंने लॉ फॉलो नहीं किया, अगर मैंने ये लॉ है कि कोई भी चीज़ अगर लॉ है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स जो है वो लॉ है, तो अगर मैंने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए तो सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, सोसाइटी वाले मेरे को सोसाइटी से भगा देंगे, ओके, मेरा जो रेप्यूटेशन है वो हार्म हो जाएगी। तो इन साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से इंसान लोग जो हैं वो लॉ फॉलो करते हैं, और ना कि लॉ के बाइंडिंग फोर्स की वजह से वो लॉ फॉलो करते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है कार्ल ओलिवर क्रोना। ही सेज कि लॉ का कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है एंड लॉ को सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर, मतलब कि टेंशन और स्ट्रेस और एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की वजह से फॉलो किया जाता है। जब भी कोई इंसान सोचता है कि अगर मैंने लॉ फॉलो नहीं किया, अगर मैंने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया तो लोग मुझे बॉयकॉट कर देंगे, तो उसकी वजह से वो लॉ फॉलो करता है, अकॉर्डिंग टू कार्ल ओलिवर क्रोना। समझ आए कार्ल ओलिवर क्रोना ने क्या बोला? 3 बातें बोली हैं इसने। सबसे पहले इसने चीज़ बोली कि जो लॉ है इट्स अ सोशल फैक्ट। दूसरा उसने बोला कि जो लॉ है वो स्टेट से नहीं आता बट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी से आता है। तीसरा उसने बोला कि लॉ का कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं है। क्या नहीं है? बाइंडिंग फोर्स नहीं है। एंड द पीपल ओनली फॉलो लॉ बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर। ये 3 बात बोली। किसने बोली? कार्ल ओलिवर क्रोना, केसी ने। समझ आ गया आपको? ये हमारा लास्ट ज्यूरिस था ऑफ स्कैंडिनेवियन रियलिज्म। हमारा पूरा स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ऑल द 5 स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे ओवर होता है। हमने सारे स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिए हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच एनी ऑफ द वीडियोज़ रिगार्डिंग द स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो यू कैन गो एंड चेक आउट। उसमें सारे स्कूल्स के सारे जूरिस्ट के बारे में हमने बात की है। ये हमारा लास्ट स्कूल था, ये हमारे लास्ट जूरिस्ट थे, एंड नाउ वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आई थिंक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जूरिस्प्रूडेंस में सबसे मेन वही है, स्कूल्स और उसके जूरिस्ट। अगर आपको कोई और टॉपिक में यू वांट मी टू डिस्कस, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट टॉपिक रिगार्डिंग जूरिस्प्रूडेंस you would like to discuss and I can make a video on that because I do have a lot of notes of jurisprudence। मेरे पास बहुत नोट्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में। देखो ये भी है मेरे पास, थ्योरीज ऑफ जस्टिस भी है, ठीक है। तो मेरे पास बहुत नोट्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के और उनके टॉपिक के। एंड अगर आपको चाहिए सो यू कैन टेल मी कि कौन सा टॉपिक आई शुड डिस्कस नेक्स्ट एंड आई विल गो फॉरवर्ड विद दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो भी मैंने समझाया। कुछ नहीं समझ आया इस वीडियो से या कोई भी वीडियो से, सो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट रिगार्डिंग दिस। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड that's it for this video guys। I'll meet you in the next one, so stay tuned for that। Bye bye।